Good evening, everybody. I am Dr. R. A. Trilok Sakla from TIPS Polyclinic, Mahamandir, Jodhpur, practicing as a medicine. Today, we are discussing about common disease or common symptoms of cough and cough related to asthma. If we have a cough with the go away, and we are not alone, cough is one of the most common reasons people visit the doctors. But do you know that many cases a persistent cough could be related to asthma? Yes, कफ की जो कॉमन समस्या है वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जो कफ की समस्या है वो अस्थमा के साथ भी होती है। इनिशियल सिम्टम्स या जो अपन सिंपल जो लक्षण कहते हैं, लक्षण की जो कॉमन समस्या है वो अस्थमेटिक पेशेंट को भी इस खांसी के साथ ही शुरू होती है। किसी को जो कॉमन सिम्टम्स है हमें इसका को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और शुरुआती दौर में ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि जो शुरुआती खांसी है वो अस्थमा में डेवलप नहीं हो या सीवियर अस्थमा वाले सिम्टम्स नहीं हो। अस्थमा एक इसकी कॉमन समस्या है जो पोल्यूशन से हो जाती है, किसी को डस्ट से हो जाती है, किसी को फ्यूम से हो जाती है, काम करने वाले जैसे झाड़ू लगाने से, घास काटने से, डस्ट में खेलने से भी मतलब अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं। उसमें खांसी की जो है कॉमन समस्या है और शुरुआती लक्षण है। उसके साथ ही पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के प्रकार, जो खांसी के साथ अस्थमा होता है उसके भी काफी तरह की अस्थमेटिक पेशेंट जो है काफी तरह की खांसी होती है अस्थमा में, जैसे कफ वेरिएंट अस्थमा CVA। इस इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ अस्थमा। ये विशेष प्रकार का अस्थमा है जो कि खांसी की एक कॉमन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है। इसमें वीजिंग या जो सांस की जो अपने को ध्वनि सुनाई देती है, सांस की जो आवाज आती है, इसमें सांस की आवाज नहीं आती है, जिसमें साइलेंट चेस्ट रहता है। इसमें चेस्ट में जो टाइटनेस नहीं रहती है और चेस्ट भी साइलेंट रहता है, इसमें वीजिंग वगैरह की आवाज नहीं आती, जस्ट इसमें सूखी खांसी चलती है। इस ऑफनली ये मोस्टली समय रात के समय में रहती है और हंसने के साथ है, ज्यादा बोलने के साथ है, ये खांसी शुरुआती रहती है। The cough variant asthma is the most common cause in chronic cough। जो लंबी खांसी होती है उसमें कफ वेरिएंट अस्थमा के जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन छोटे बच्चों में ये समस्या ज्यादातर पाई जाती है। दूसरी जो समस्या है कफ प्रीडोमिनेंट अस्थमा वाली, ये भी एक तरह का मेन सिम्टम्स है कफ का। इज अ ओकेजनल वीजिंग, इसमें कभी सांस की आवाज आएगी कभी नहीं आएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की दिक्कत होगी इसमें साथ में। मरीज या जो व्यक्ति है जो इससे खांसी से ग्रसित हुआ है तो सांस लंबी नहीं आकर के, नॉर्मल सांस नहीं आकर के छोटी छोटी खांसी आती है या सांस लेने में दिक्कत होती है। ये मोस्टली जो उन्हीं के साथ होता है जो ऑक्यूपेशन जो काम करते हैं, अपने झाड़ू बनाने वाले, झाड़ू लगाने से या खेत में घास काटने से या अपने माइंस वगैरह में काम करने से जो होते हैं ऑक्यूपेशनल एलर्जी, खांसी, पोलन्स जैसे होते हैं अपना गार्डन्स वगैरह में काम करने वाले ऑक्यूपेशनल आदमियों को ज्यादा होती है। व्यावसायिक कॉमन व्यावसायिक लोगों को। तीसरी होती है परसिस्टेंट कफ, जो लगातार चलने वाली खांसी। आपने कई प्रकार का ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन आपको मतलब खांसी में आराम नहीं है, परसिस्टेंट कफ, लगातार चलने वाली खांसी। समटाइम्स इवन इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग अस्थमा मेडिसिन, जैसे कि हम लोग अस्थमा की दवाई ले रहे हैं, खांसी की दवाई ले रहे हैं, लेकिन इसमें अपने को खांसी में आराम नहीं आ रहा हो, उसकी वजह से जो अस्थमा के जो लक्षण आते हैं उसमें वीजिंग भी होती है, जैसे सांस की आवाज भी आती है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है, लेकिन दवाई गोली से हमें कोई आराम नहीं मिलता है। इस प्रकार की जो खांसी है वो लगातार चलती है, उसके लिए ये परसिस्टेंट कफ वाली जो खांसी है अस्थमा वाली, वो हमें काफी ज्यादा परेशान करने वाली होती है। उसमें से 25 से
40% तक लोग जो हैं क्रोनिक खांसी वाले वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो भी वेरिएंट टाइप के अस्थमा में, और क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि उनको मोस्टली ज़्यादातर पेशेंट्स को इनिशियली जो भी दवाई लेते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं उससे उनको आराम नहीं आता है, तो कंटिन्यूस कफिंग की वजह से जो लंग्स का जो स्पास्मेटिक मूवमेंट है वो बढ़ने लगता है, और वो पेशेंट्स, उसमें से काफ़ी पेशेंट्स जो है अस्थमेटिक वेरिएंट में चले जाते हैं और वो क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट बन जाते हैं। इस प्रकार की जो खांसी है वो लंबे टाइम तक चलती है, जैसे 7 से 8 सप्ताह तक चलती है। ये भी खांसी मोस्टली रात को ज़्यादा चलती है और दिन को कम चलती है, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर चेंज इन द नाइट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ कफ वेरिएंट अस्थमा, CVA। कफ वेरिएंट अस्थमा जो मोस्टली है always in airway obstructions and overlie the sensitive, but instead of coughing, wheezing or breathlessness, जैसे खांसी की जो चेस्ट की जो आवाज आएगी, वीजिंग और जो ब्रेथ सांस की जो दिक्कत होती है इसमें, ये इस प्रकार के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो इस प्रकार की खांसी में होते हैं। इट्स मोस्टली कॉजिंग नॉर्मल कफिंग, इसमें सामान्यतः सामान्य खांसी की तरह खांसी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट से आराम आ जाता है। Now the inflamed or narrowed airways, जैसे इन्फेक्शन, मोस्टली जो एलर्जीज होती है, एलर्जी की वजह से जो खांसी आती है उसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, सांस की नली होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसकी स्वेलिंग आ जाता है, उसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है, जिससे वो सांस की नली सिकुड़ी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है। उसकी वजह से जो सांस की नली में से आवाज आती है, जैसे व्हीजिंग कहते हैं, सांस की नली में आवाज आती है। जैसे कई बार अपन किसी पेशेंट के खांसी के वाले के पास बैठते हैं तो सू सा की आवाज आती है, या कभी किसी का कफ बोलता है, तो इज ड्यू टू द सांस की जो नली है वो इन्फेक्शन की वजह से उसमें सूज जाती है और वो संकड़ी हो जाती है, उसकी वजह से वो सांस की नली की आवाज आती है, एकदम सीटी की तरह, पिपाड़े की तरह। नाउ इज अ सीवियर टाइप की जो खांसी है ड्यू टू द इरिटेंट और कफ रिफ्लेक्स की वजह से होती है, इसमें ज्यादा सांस की तकलीफ नहीं होती है। इसमें भी दूसरा कारण जो होता है वो सेंसिटिव एयरवेज, जिन लोगों को अस्थमा की समस्या इस प्रकार की खांसी से हो जाती है, इज हायर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मीनिंग्स ऑफ द लंग्स रिएक्टिव स्ट्रांगली। वो माइनर इरिटेशन से भी उनको खांसी की समस्या हो जाती है, और वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उनको दिक्कत कभी कभार सांस की भी होती है। इस प्रकार के जो एपिसोड्स और अटैक्स हैं, जो खांसी की जो एपिसोड है, मतलब खांसी जो बार बार आती है, वो काफी घंटों तक चलती रहती है, लेकिन कभी कभार उनको ट्रीटमेंट से आराम नहीं आता, लेकिन ज्यादातर उनको मोस्टली ट्रीटमेंट से आराम आ जाता है। लेकिन इस प्रकार की जो भी खांसियां होती है वो इरिटेंट की वजह से, चाहे क्लाइमेट की वजह से, उनको ये खांसी रात में ज्यादा चलती है। इट इज ट्रिगर्ड बाय द इरिटेंट। इस प्रकार जो इरिटेंट होते हैं, जैसे पॉल्यूशन हो, डस्ट हो, उनको इससे खांसी, स्ट्रेस इज आल्सो द ट्रिगर फैक्टर फॉर द कफ। मोस्ट लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी कफ रिफ्लेक्स आ जाता है, जैसे कफिंग, स्ट्रेस कफिंग। अभी वी आर ऑलरेडी टॉक्ड, अभी हमने बात की थी, जैसे पोलन्स, आउटडोर्स एलर्जेंस आर द पोलन्स, ट्रीज, ग्रास, वीड्स कैन इरिटेट इन द लंग्स, and indoor allergens, attendants, dust mites, and moles are the common indoor triggers. And air irritants, smog, fuels, air pollutions, chemical fumes, strong smells, जो कई प्रकार के जो जो अपने सुगंध है जो अपने को इरिटेट करती है, वो उस सुगंध से भी हमें खांसी और अस्थमा का एपिसोड और अटैक्स आ जाता है, और वही हमारे रेस्पिरेटरी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसमें रुकावट पैदा करता है, जिससे हमें खांसी चलने लगती है, और उसी से हमें अस्थमा और क्रोनिक कफ हो जाता है। लेकिन वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद हमें कई बार आराम भी आ जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जैसे सांस की नली में जो इन्फेक्शन होता है, इसमें जैसे कोल्ड, जुकाम, फ्लू, नेजल, नजला, और इन्फेक्शन की वजह से जो खांसी होती है वो कई बार
ट्रीटमेंट से आराम नहीं आने के बाद वो ज़्यादा खराब हो जाती है, उससे हमें अस्थमा की समस्या हो जाती है। फिजिकली अगर अपन एक्टिविटी की बात करें तो जैसे एक्सरसाइज स्पेशली इन कोल्ड, जैसे तेज सर्दी के अंदर और ड्राई एयर ज़्यादा होती है तो खांसी की समस्या हमें वापस बढ़ने लगती है और अस्थमा का अटैक आ जाता है। लाफ्टर और टेकिंग अ लॉट, इट इज आल्सो द इंक्लूड्स कोज इमोशनल रिएक्शंस। अभी मैंने बात की जैसे कि इमोशनल रिएक्शंस, जैसे स्ट्रेस की वजह से मैंने कहा उसको कफिंग रिफ्लेक्स बढ़ जाता है और खांसी शुरू हो जाती है, उससे उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब सांस की दिक्कत हो जाती है, वो भी एक खांसी का कारण है। वेदर चेंज, अभी हमने मौसम के चेंज की बात की थी, जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है उससे भी इनको खांसी और अस्थमा का ट्रिगर्स अटैक आ जाता है। स्ट्रेस भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्ट्रेस के बारे में। डायरेक्टली कॉज अस्थमा बट दिस कैन वर्सन इन सिम्टम्स, जो स्ट्रेस की वजह से जो खांसी की समस्या होती है उसमें भी अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है। खांसी की जो समस्या होती है उसमें अस्थमा के लिए रिस्क फैक्टर वाले जो वेरिएंट्स होते हैं, रिस्क फैक्टर वाले कॉज होते हैं, वो उसमें जो फैमिली हिस्ट्री, अस्थमा की जो फैमिली हिस्ट्री है, जैसे परिवार में किसी को फादर मदर को अस्थमा है तो उन बच्चों को मतलब अस्थमा होने की संभावना ज्यादा रहती है। स्मोकिंग और एक्सपोजर, आसपास के एरिया में कहीं स्मोकिंग हो रही हो, उसका फ्यूम का एक्सपोजर हो रहा हो, उसकी वजह से होती है। ओबेसिटी और जिसकी बीएमआई मोर देन 30 हो, जो मोटे लोग होते हैं और मोटापा ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, और जिनकी बीएमआई 30 से ज्यादा हो, वो भी अस्थमा और कफिंग के लिए रिस्क फैक्टर होता है उनके लिए, मतलब जोखिम होता है कि उनको होने की संभावना ज्यादा होती है। जो मोस्टली पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जैसे लॉन के अंदर वर्क करते हैं, बाग बगीचे में काम करते हैं, जैसे अपने वन पर्यावरण एरिया में काम करते हैं, उनको भी इस प्रकार की समस्या, अगर उनको एलर्जेंस की समस्या रहती है तो उनको भी कफिंग के साथ स्टोन होने की संभावना ज्यादा रहती है। एंड वर्किंग प्लेस लाइक अराउंड द डस्ट फ्यूम्स एंड केमिकल्स, जैसे फैक्ट्रीज है, चूने की फैक्ट्रीज है, केमिकल की जो एरिया है, और मेटेरियल जो इससे चूड़ियाँ बनती है फ्यूम्स एरिया में, और जिनको डार्क स्मेल आती है चूड़ी से, जो प्लास्टिक की फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट चूने की फैक्ट्रियाँ हैं, इस प्रकार की जो समस्या है उसमें हमें समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वी कैन इंट्रोड्यूस और वी कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द नियरेस्ट डॉक्टर्स एंड टेक द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड नीड इफ यू वी नीड, हमें अगर जरूरत है उसके हिसाब से हमें प्रायर जांच भी समय समय पर करवा लेनी चाहिए। अगर हमें इस प्रकार की एलर्जी खांसी रहती है और अब हम एलर्जेंस एरिया में रहते हैं तो हमें समय समय पर डॉक्टर दिखाकर जांच करानी चाहिए और समय पर हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि हम अस्थमा के जो सीवियर अटैक से हैं, अस्थमा के सीवियर अटैक से बच सकें और क्रॉनिक अस्थमेटिक पेशेंट बनने से बच जाएं। वेरियस टाइप्स ऑफ कफिंग्स के अंदर जैसे इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं, तो हमें कई बार बहुत ज़्यादा अगर समस्या होती है तो हमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि हमें आगे की जो समस्या है वो जानलेवा ना बने और हम उसका तुरंत और टाइमली इलाज ले सकें और हमारी शरीर को उसके लिए राहत मिल जाए। वेरी फास्ट हार्ट बीट, जब सांस तेज चलती है खांसी के अंदर और अस्थमा का अटैक आता है तो हमारे सांस जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, जिससे हम लोग इंग्लिश में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, सांस छोटी हो जाती है और हमारे जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। जैसे ऑक्सीजन के बॉडी का लेवल कम हो जाएगा तो स्किन ब्लूज हो जाती है, जिससे साइनोसिस बोलते हैं। फिंगर टिप्स जो है वो ब्लू हो जाती है, जो लिप है वो भी ब्लू हो जाते हैं ड्यू टू द साइनोसिस। अस्थमा के अटैक के अंदर हमारी बॉडी प्रॉपर सांस अंदर ले नहीं पाती है, तो हमारी बॉडी में अंदर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, तो इसलिए वो ब्लूज हो जाती है, जिससे साइनोसिस या हाइपोक्सिया कहते हैं। साइनोसिस जो दिखता है वो ड्यू टू द हाइपोक्सिया, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो लेवल की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है, इसको अपन हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना तो हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया से फिर एनोक्सिया का सिम्टम्स पैदा होता है, तो फिर
दिक्कत बढ़ जाती है, उसके लिए फिर हमें कई बार ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, निमोलाइजेशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और कई बार निमोलाइजेशन ऑक्सीजन दोनों की जरूरत पड़ती है साथ में। तो इसके लिए उसको हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और बड़े हॉस्पिटल्स में इसका कंबाइंड मास्क भी आता है, जिससे आप एक साथ निमोलाइज भी करा सकते हैं और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, बोथ आर विद ये सेम सेम वे। ड्यू टू द कंफ्यूजन और डिजीनेस, इसमें आदमी ज्यादा सांस की दिक्कत होने से आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है, डिजीनेस, चक्कर आने लग जाते हैं, और वो बार बार अलग अलग तरह की उसके दिमाग में थिंकिंग आती रहती है, तो दिमाग भी बेचैनी हो जाता है कि भी अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे से तकलीफ क्यों हो गई, ठीक कैसे होगी, कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें। तो दिमाग के अंदर वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो वो भी एक अपना क्रिटिकल सिम्टम्स को कम होने नहीं देते। ये भी एक स्ट्रेस की वजह से भी वो समस्या को ठीक होने में टाइम लगता है। वी कैन ऑलरेडी टॉक से, मैंने भी लास्ट स्लाइड्स में बात की थी, और लास्ट में मैंने देखा बताया था कि भी इस प्रकार की जो समस्या है, अगर अपन आपको ज्यादा समस्या हो रही है या अपन टाइमली ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें डायग्नोसिस मतलब जांच, इसकी टाइमली अपने को जांच करवानी चाहिए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। आपके सिम्टम्स अगर आपको खांसी के मोर देन 6 वीक्स और 8 वीक्स हैं, तो ये क्रॉनिक कफ की श्रेणी में आती है, तो क्रॉनिक कफ वाली श्रेणी में हमें प्रॉपर्ली जांच करना चाहिए बाय द मेडिकल हिस्ट्री और बाय द लैब इन्वेस्टिगेशन, एक्सरेज, सीटी स्कैन। ऑल सिम्टम्स आर डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स एज, पेशेंट सिम्टम्स, पेशेंट की सिवियरिटी एंड medication response. Pulmonary function test. It is also a test for the respiratory or asthmatic patients जिनको सांस की दिक्कत रहती है और जिनको अस्थमा का अटैक्स बार बार आते हैं। इसका मतलब उनकी जो कोशिकाएं हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती, रुकावट आ जाती है उसमें। तो उसके लिए अपने को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT, तो उससे अपने को पता लग जाता है कि अपना फेफड़ा कितना काम कर रहा है, कितनी अपन सांस अंदर ले पा रहे हैं, कितनी बार फेंक पा रहे हैं। तो एक फेफड़े को फुलाने की प्रक्रिया है जिसको हम लोग PFT कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वो वो स्पायरोमेट्री के थ्रू या स्पायरोमेट्री की तरह होता है और स्पायरोमेट्री थ्रू भी होता है। और इससे हमें जो लंग्स का जो है संकड़ा कहाँ हो गया, कितना हो गया, वो एक अपने को डिटेक्ट हो जाता है, उससे पता लग जाता है कि भी अपने को समस्या कितनी है और किस प्रकार की है। उसके लेवल से अपन आगे उसके रुकावट की दवाई देंगे तो सांस की दिक्कत की जो समस्या है, वो अस्थमा की समस्या, वो ठीक हो जाती है। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आल्सो यूजफुल फॉर द रेस्पिरेटरी, सांस की नली की दिक्कतों के लिए और अस्थमा के लिए। चेस्ट एक्सरे आल्सो इज हेल्पफुल फॉर अस, पता लग जाएगा कि सांस की जो दिक्कत हो रही है, अस्थमा की समस्या, वो क्रोनिक कफ की वजह से कई बार उसमें जो पानी तो नहीं भर गया है, कोई टीबी की समस्या तो नहीं है। क्रोनिक कफ में टीबी होने की संभावना भी रहती है। अदर टेस्ट भी जो ब्रोंको प्रोवोकेट टेस्ट होता है, इसमें भी सांस की जो नली है उसको टेम्परेरी नैरोइंग जो सिंकड़ी हो जाती है, उसको रुकावट को कम करने के लिए टेस्ट होता है, तो वो भी अपन करके देख सकते हैं। उसके बाद पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट ट्रायल्स हैं, इसमें जो मोस्ट सिम्टोमेटिक मेडिसिन एंड स्टेरॉइड्स लाइक corticosteroids, omnicortins और methylprednisolone, like the corticosteroids we can use for the acute asthmatic attacks for few days or few weeks. It depends on symptoms or patient's follow-up care. If we can go for the treatments for the various types of coughing patients, various types of treatment in asthma or chronic cough. These are traditional treatments. You can control medications by usually methods of treating asthma, like in corticosteroids is also helpful for the patients of the coughing, and for the quick relief we can use for the nebulizations, or in the patients with the cyanosis or hypoxia, is the SpO2 saturation level is low, we can also use the oxygen mask
or maybe high flow oxygen mask for the patients. अमेरिकन एकेडमी ऑफ एलर्जी के अकॉर्डिंग अस्थमा, एलर्जी और इम्यूनोलॉजी जो है, जो क्विक रिलीफ इनहेलर्स का इस्तेमाल मोस्टली हमें नहीं करना चाहिए. वी कैन यूज लेस और ट्वाइस अ वीक ड्यूरिंग द एपिसोड्स. इन एपिसोड के दौरान हमें नॉर्मली यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, सांस की जो एक्सरसाइज होती है, रिलीफ होने के बाद हमें योग प्राणायाम भी कर सकते हैं. इससे अपने को इस चीज से काफी अच्छा राहत मिलेगी. और इनहेलर से भी जो पंप्स आते हैं, रोटाकैप्स इनहेलर, उससे भी अपने इन चीज एस्थमेटिक अटैक से और कफिंग से काफी हद तक रिलीफ मिलेगा. लॉन्ग टर्म्स ऑरल मेडिकेशंस लाइक लिकोट्रिन्स, एंटीहिस्टामिनिक, montelukast. One such drug like as montelukast is a commonly used for the as a licotrins in the coughing, allergics or asthmatic patients. अस्थमा किस वजह से हुआ है? एलर्जी की वजह से या सिम्टम्स की वजह से या मौसम की वजह से. This is a commonly used drugs is licotrins in our practice areas. Alternative and complementary treatment of asthmatic cough. While traditional medications remains the fundamental of the asthmatic management, some people find that इस प्रकार की जो अल्टरनेटिव थेरेपी है और अपने कंपल्सरी जो है मेडिसिन से we can use for asthma also, like acupunctures, herbal remedies, yogas, breathing exercise like pranayam, yoga is also helpful for the asthma or respiratory problems patients. We also can take part in the medications or meditations or mindfulness. It is also good for the health or respiratory problem like cough and asthma. Meditations. By the meditation के द्वारा हम खांसी और माइंड की एकाग्रता को सही करते हुए सांस की जो प्रॉब्लम है अस्थमा वाली, उसको काफी हद तक अपन रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब नियंत्रण कर सकते हैं. हिप्नोसिस also for the useful for the stress symptoms or stress coughing और अस्थमा. हम अपने आप को खांसी से कैसे बचा सकते हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं? बाय द मेडिकेशंस ओवरऑल यूजिंग्स एंड अवॉइड वेरियस टाइप्स के जो ट्रिगर्स हैं उनको हम अवॉइड करके भी हम खांसी और एलर्जन से बच सकते हैं. तो हमें अस्थमा की समस्या नहीं होगी. जैसे हम अगर हमें डस्ट से समस्या तो डस्ट से बच करें, मास्क वगैरह यूज करें. स्मोकिंग की समस्या तो हमें स्मोकिंग एरिया से दूर रहें और वहां जाएं तो हमें मास्क वगैरह लगा के जाएं. जैसे एयर पोल्यूशन से कोल्ड और ड्राई एयर्स, जैसे सर्दी के अंदर कोल्ड एयर्स और गर्मी के अंदर ड्राई एयर्स, तो इनकी जो सडन समस्या होती है ड्यू टू दिस कफिंग की, उसकी वजह से अपने को अस्थमेटिक अटैक्स नहीं हो. तो हमें इन चीज़ों से बचाव करना चाहिए. जैसे लाइक स्ट्रॉन्ग स्मेल्स इन फैक्ट्रीज, केमिकल एरियाज, वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड एंड फ्लूज, एंड एक्सरसाइज विदाउट प्रायर वार्म अप होने से पहले योग प्राणायाम एक्सरसाइज and create and follow the. Now we discuss about the asthma action plans. Asthma action plan is work various types of plannings. जैसे good days, अच्छे दिनों के अंदर when symptoms are well controlled, जब हमारे अस्थमा और खांसी के symptoms well controlled होते हैं तो हमारे लिए अच्छे दिन गुड डेज. वार्निंग साइंस, जैसे रिस्की साइंस होते हैं, उसके लिए हमें चेस्ट के जो टाइटनेस और वीजिंग, जो छाती की आवाज आती है,
और खांसी होती है और सांस की तकलीफ हो जाती है, दीज आर द वार्निंग साइंस. अस्थमेटिक अटैक्स और फ्लेयर अप्स इज वेरी कॉमन in asthmatics patients. We use proper medications of asthmas in various steps of asthmatic attacks or coughing reflex or coughing problem. Like we already हमने अगली पहले बात कर चुके हैं कि अगर समस्या की दिक्कत हो रही है, आराम नहीं आ रहा है, तो हम पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनहेलर्स का, प्रोटाकैप्स इनहेलर्स. इन फॉर इमरजेंसी वी कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ पंप इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड हॉस्पिटल्स by the advice of doctors. Now we discuss about the regular checkups with the doctors. If the हमने अभी जैसे बात की थी लंग्स की जो माइनर समस्या है, तो हमें समय पर दिखाना चाहिए. हमें कोई भी चीज को बढ़ने से रोकने के लिए हमें उसको बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए. और जैसे अपने को सिम्टम्स दिखते हैं और तो सिंपल दवाई गोली से आराम नहीं आता है, तो हमें समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि सिम्टम्स ज़्यादा खराब नहीं हो और आगे की दिक्कत बढ़े नहीं. जो खांसी और अस्थमा की समस्या जो एक्यूट स्टेज में हुई है, तो अचानक जो हमें समस्या किसी कारण से हुई है, उसको हमें क्रॉनिक स्टेज में पहुंचने से पहले या कॉम्प्लिकेशन या ज़्यादा तकलीफ होने से पहले हमें उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलकर करना चाहिए. Minor your lungs functions. Adjust your treatment plan if needed. Discuss any side effects. Discuss any side effects or concern about the medications. Get vaccinated. हमें समय समय पर टीकाकरण होना चाहिए. जैसे फ्लू की वैक्सीन आ गई है आजकल मार्केट में, तो हमें इन चीज़ों का भी यूज करना चाहिए ताकि हम इनकी फ्रिक्वेंसी और प्रकोप से बच सकें. और जो कॉम्प्लिकेशन होता है और आगे जो समस्या बढ़ती है और कोई भी बीमारी का जो सांस की नली की जो समस्या है, फ्लू वाली और कोविड वाली, इनको विकराल रूप लेने से पहले हम इन पर नियंत्रण पा सकें, इसके लिए हमें समय पर इनका वैक्सीनेशन करवाना चाहिए. न्यूमोकोकल वैक्सीन है, कोविड-19 है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, इन सब की आजकल मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है. तो हमें ये वैक्सीनेशन टाइम पे करना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों का आगे बढ़ा सकें और बीमारी को कंट्रोल कर सकें. इस प्रकार की जो वैक्सीन है हमें अस्थमा के जो खतरनाक जो सिम्टम्स हैं उससे हमें समय पर बचाते हैं. हम अपने कम्युनिकेशन से डेली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें ताकि हमारा जो कफिंग वेरिएंट अस्थमा है वो आगे विकराल रूप और भयंकर रूप ना लेवे. उसके लिए हमें योग, प्राणायाम, आसन, डाइट, प्रिकॉशंस, इन सभी का ध्यान रखना पड़ेगा और समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी है और समय पर अपने को सारा ट्रीटमेंट करवाना है ताकि हम उस बीमारी की जो गंभीर रूप है उससे हम बच सकें और समय पर ठीक हो सकें.